नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर A.G. अय्यर, अध्यक्ष अटल जनहित पक्ष, आप और राष्ट्र के नाम ये मैसेज आज मैं ये प्रोग्राम बड़े दिनों बाद फिर से लेके आ रहा हूँ। और आज के कुछ सितंबर 2021 के आखिरी पे कुछ ज़रूरी मुद्दे लेके आ रहा हूँ। और ये मेरी 24 और 25 तारीख को मैं भारत का छोटा सा राज्य है गोवा गया था, और गोवा के परिपक्ष में और उसकी परिस्थिति में भौगोलिक परिस्थिति अपनी है, परंतु वो एक राज्य है जो हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। और वहाँ के लोग संघर्ष में भी हैं, कई मामलों में संघर्ष में हैं, पर ये पूरे देश को मेरे को बताना है और पूरे देश के सामने मुझे लाना है इस चीज़ को। देखिए, गोवा भारत में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा वाला राज्य है। पर कैपिटा का मतलब अगर एक किसी सिंगल पर्सन की कमाई की बात की जाए तो गोवा का पर कैपिटा सबसे हाईएस्ट है भारत के अंदर, ऐसा माना जाता है। और उसके दो मेन बिजनेस हैं गोवा में। गोवा के सबसे पहला बिजनेस है जो है पर्यटन, और दूसरी जो सबसे बड़ी बिजनेस होती थी वो माइनिंग होती थी एक ज़माने में। पर इस वक्त बड़ी अजीब परिस्थिति में माइनिंग भी और पर्यटन का भी बहुत बुरा हाल है कोविड के बाद, क्योंकि हम सबको पता है कोविड के बाद जो पर्यटन से जुड़े हुए एरियाज़ हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी ट्रेड है, जैसे होटल्स का है, और बाकी भी जो उससे जुड़े हुए कार्य हैं, उन सारों की परिस्थिति बहुत ही ख़राब है। उन सभी एरियाज़ की परिस्थिति बहुत ख़राब है देश के अंदर, पूरे देश में ही ख़राब है। और इसलिए गोवा एक बन जाता है गोवा को, जैसे मैं इन्वॉल्व था कि गोवा जो आइडिया था 2001 में, जब ये ओसामा बिन लादेन ने अपनी आतंकवाद से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को नीचे लाया, उस समय गोवा का आइडिया मैंने ही दिया था। और उस समय सूर्य नारायण और शेट्टे जो दो टूरिज़्म के वहाँ डायरेक्टर थे, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म के थे और एक GTDC गोवा टूरिज़्म डेवलपमेंट के थे, उनको मैंने ये आइडिया दिया था उस ज़माने में। और उससे वो इकानमी रिवाइव हुई। इसी प्रकार का सितंबर का महीना था। सबको पता है कि 11 सितंबर 2001 को ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को नीचे लाया गया। और 9 सितंबर को तो बड़ी फेमस बात है कि पार्सल बम लगा के अहमद शाह मसूद जो लाइन ऑफ पंचेर है उसकी हत्या करी गई थी, और वो यही इसी तालिबान ने की थी। तो उस संदर्भ में उस समय अमेरिका ने एक जारी कर दिया था वार्निंग कि अब कोई गोवा ना जाए और भारत की तरफ ना जाए, क्योंकि इसको अमेरिकन और पर्यटन के लोगों को बताया था कि इसके अंदर जाना रिस्क है। अमेरिका ने इशू किया था, उससे सारी टूरिज़्म को नुकसान हुआ था उस समय। और उस समय हम लोगों ने काम किया और बाकायदा रुपी टूरिज़्म को हमने इम्पोर्टेंस दिया डॉलर की जगह। और गोवा का पूरा जो नुकसान होने का था, चार्टर फ्लाइट सारे कैंसिल हो गए थे 2001 में, उन सबको हमने रोका उस समय, और रोक के उसको हमने सक्सेसफुल बनाया। उसमें बहुत बड़ा हाथ था उस समय, सहारा एयरलाइन होती थी एक, और उसने पैकेज बनवाए हमारे कहने पे। परवेज़ दमानिया जी थे, उन्होंने उस पैकेज बनाए गोवा से लिंक्ड, और 3-4 शहरों से गोवा को ऊपर लाने का प्रयास किया गया। जैन बुफे हमने तैयार किया, हमने इस तरह की परिस्थितियाँ तैयार की। और हमने गोवा के लोकल लोगों को बताया कि आपके 12 के 12 महीने, आपके हर महीने एक फेस्टिवल होता है, तो आप गोवा को पूरे इस तरह से प्रमोट करिए कि ये 365 दिन जाने की जगह है। जो दो हमने गोवा 365 डेज बना, पर सिर्फ दिमाग ने उसको पूरा लोगों को बना के उसको ब्रांड दिया। पर ब्रांड की आइडिया जो है वो मैंने उसको गोवा गवर्नमेंट को दी उस मीटिंग के अंदर, जिसमें ये सब टूरिज़्म के लोग आए थे, सारे बड़े बड़े टूरिज़्म की हस्ती वहाँ की आई थी। उधर के सारे होटल इन्वॉल्व थे, जैसे हरेश अडवाणी थे और बाकी लोग भी थे, डोना सिल्वा के विक्टर अल्वेकर थे, और कई लोग थे। प्रभास नायक भी थे जो हमारे मित्र हैं, जो नानू रिसोर्ट गोवा चलाते हैं। वो सारे लोग जो अच्छे बुद्धिजीवी लोग थे। और मैं तब पर्यटन में नहीं था, मैं ऊर्जा में और सस्टेनेबल पे काम कर रहा था। वहाँ पर एक कैप्टिव पावर प्लांट की बात हो रही थी, और उसके लिए मैं वहाँ जाया करता था। और मेरी जो घनिष्ठ मित्रता थी प्रभास नायक से, क्योंकि वो एक ज़माने में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते थे गोवा में। मैं ज्योति लिमिटेड बड़ौदा का नुमाइंदा था, तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे फॉर PWD एंड वाटर सप्लाई और
इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए, कई और कंपनियों के थे, एबीबी के थे, स्नाइडर के थे। वो मित्रता आगे चली और वो 2001 में उन्होंने रिकमेंड किया कि प्रोफेसर अय्यर जो बुद्धिजीवी हैं उनको बुलाया जाए और वो बताएंगे इस मुसीबत से कैसे निजात मिले। उसी समय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया था और किसी को कोई आइडिया नहीं था, सब होटल बंद करने के लिए खड़े थे। तो वही परिस्थिति, उसी परिस्थिति के थ्रू गोवा 2 बार जा चुका है और ये दूसरा साल है। और गोवा की इस वक्त सबसे बहुत बुरी हालत है टूरिज्म इंडस्ट्री की, हॉस्पिटैलिटी की भी, जो उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू अर्नर है। वहाँ मतलब नौकरियों के वादे हो गए हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट का बहुत बुरा हाल है इस वक्त। और उसके अलावा माइनिंग की इंडस्ट्री भी बहुत ही टफ जोन से जा रही है, क्योंकि वहाँ पर अनसस्टेनेबल माइनिंग किया जा रहा था। और दूसरी, गोवा के लोग इस वक्त प्रोटेस्ट पे खड़े हैं। जो केंद्र सरकार की कुछ प्रोजेक्ट हैं, कोयले की जो ट्रेन लेके जाना है बेलारी तक, उसका एक प्रोजेक्ट है, हाईवे का एक प्रोजेक्ट है जिसमें फॉरेस्ट रिजर्व की बात आ रही है। तो एक तरह से टकराव की परिस्थिति में गोवा के अंदर सरकार एवं पब्लिक वो हो रही है। और गोवा फाउंडेशन ने इसको काफ़ी उजागर किया है, सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। तो ये सब माहौल है गोवा का। परंतु गोवा को अगर कोई चीज़ इमीडिएट निकाल सकती है तो वो पर्यटन ही निकाल सकती है। ये मैं साफ रूप से कहना चाहता हूँ इन 2 दिनों में मैं जो गया था। और दूसरी, जो हमारी बहुत बड़ी अच्छी कंपनी है वो अच्छा काम कर रही है, गोवा शिपयार्ड, पर आज उसका मेरा आज डिस्कशन नहीं है आप लोगों के साथ। मैं ये गोवा के थ्रू भारत के लिए भी एक तरह का ये आईना ही है कि गोवा में अगर एक छोटे से राज्य है जो एकदम परिपक्व राज्य था और एकदम सबसे ज़्यादा इसकी पर कैपिटा इनकम थी, वो आज इतनी बड़ी मुसीबत में कि अपने लोगों को सर्वाइवल के लिए वो और उनकी नौकरियां गई हुई हैं और उनके जो बुरे हाल हैं वहाँ पर गोवा में, वो देख के हमें बड़ी दयनीय स्थिति लगती है। और ऐसा लगता है कि एक तरह की फ्रस्ट्रेशन जाग रही है। पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह है, पर एक जनरल फ्रस्ट्रेशन कि गोवा की इकॉनमी डगमगा रही है इस वक्त, और जैसे पूरे देश की भी कर रही है। पर गोवा एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होगा, क्योंकि अगर हम उसको सॉल्व कर पाएँ तो शायद देश की भी इकॉनमी को सॉल्व करने का रास्ता मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि पर्यटन या टूरिज्म और उससे कनेक्टेड हॉस्पिटैलिटी ट्रेड इसकी सबसे बड़ी, मतलब बोलते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है और सबसे बड़ा पूंजी जनरेट करने वाला एरिया है, जिसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, और चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कामगार हो, चाहे कुछ हो। दूसरा बड़ा एरिया है जो मैं कहता हूँ कि माइनिंग का एरिया था, वो भी अभी मतलब अगर सस्टेनेबल माइनिंग की तरफ लेके जाएँ और तो बात एक अच्छी बन सकती है। और तीसरी जो है, गोवा में उद्योग भी बहुत सारे आए और बने वहाँ पर इन उद्योगों का भी हाल ऐसा है कि इस वक्त कोविड के टाइम पे फैक्ट्रियाँ 50% की कैपेसिटी पे चल रही हैं, तो इसलिए उनका भी अभी निजात नहीं है। और गोवा की परिस्थिति बहुत ही दयनीय मानूंगा मैं इसको। और जहाँ तक सोचने का सवाल है, गोवा देखिए, अगर भारत में हम कहते हैं कि आईटी सेक्टर, ITES सेक्टर, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड सर्विसेज की बात करते हैं, एनेबल्ड सर्विसेज की, तो सभी राज्य आगे आए। महाराष्ट्र में पुणे बहुत बड़ा सेंटर बना, नवी मुंबई भी बहुत बड़ा सेंटर है, हम बहुत अच्छा, इनफैक्ट सबसे बढ़िया आईटी राज्य महाराष्ट्र को कहना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंटरनेट एक्सेस की बात करें पर कैपिटा और इस तरह के कॉल सेंटर्स और आईटी इंटीग्रेटेड सेंटर्स की बात करें, तो इनफैक्ट महाराष्ट्र के अराउंड जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और पूना के अराउंड जो डेवलपमेंट हुई है, ये किसी भी राज्य से ज़्यादा शक्तिशाली डेवलपमेंट है। और नंबर 2 लेवल पे बेंगलोर है और तीसरे लेवल पे जो आपके हैदराबाद और चेन्नई दोनों टक्कर की हैं, इनके आसपास जो डेवलपमेंट हुई है। कलकत्ता आ रहा है पर उस परिस्थिति पे नहीं है, इस परिस्थिति में कलकत्ता भी अच्छा, अब सॉल्ट लेक के पास जो डेवलपमेंट चल रही है उसमें इट्स ऑल्सो गोइंग टू बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रीब्यूटिंग टू आईटी सेक्टर, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर। पर एक एरिया है जो बहुत बड़ा एरिया है जो इसी से संबंधित है और डेटा सेंटर से संबंधित है। बाकी तो गोवा के लिए मैं आज खबर बहुत बड़ी लाया हूँ और भारत के लिए भी खबर है। गोवा की माहौल, उसकी परिस्थिति, उसकी पर्यटन से रिलेटेड क्षमता, कोस्टल एरिया, लोगों का मतलब लोग बिल्कुल सिंपल और रेडी टू वर्क हैं। और एक तरह से भारत के लोग भी वहाँ काफ़ी एक तरह से मल्टी इंडिया कल्चर जमा हो गया, पर गोवन कल्चर को इंटैक्ट रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इसको सब लेके अगर चलें तो मेरे हिसाब से नॉलेज प्रोसेसिंग एंड आउटसोर्सिंग सेंटर KPOs गोवा के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और इस एरिया पे गोवा की कोई भी सरकार आए, चाहे अभी वाली हो चाहे पुराने अगली हो, इसको KPOs की तरफ काम करना है, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे गोवा अपने रास्ते को अलग बना सकता है। ना तो पर्यटन का इस पर जो वैगरीज है वो लगेगी, और टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज को इनको इन्वाइट करना है।
और ये माहौल तब तक डेवलप नहीं होगा जब तक छोटी चीज़ें सोचते रहेंगे। जितने राजनीतिक हैं उनकी विजन होनी चाहिए, विजन है नहीं तो विजन आना चाहिए, विजन टू मेक इट हैपन, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि KPO नॉलेज प्रोसेसिंग सेंटर्स एंड आउटसोर्सिंग सेंटर्स एंड सेंटर ऑफ एक्सलेंस, ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सलेंस कोई बनाया जाए जिसमें हर तरह का रिसर्च हो, हर तरह की ग्लोबल रिसर्च वहाँ हो पाए। बहुत बढ़िया माहौल है। किसी को कहें कि आपको गोवा में हम नौकरी दे रहे हैं, आपको इस रिसर्च सेंटर में काम करना है, चाहे आप वायरोलॉजी भी काम करें, चाहे आप स्पेस प्रोग्राम पे काम करें, चाहे आप नई कोई इन्वेंशन पे काम करें, किसी भी जगह पे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भारत सरकार को इसकी तरफ सोचना चाहिए और देखना चाहिए। इससे वहाँ के लोगों को, और उसमें ज़्यादा, कम से कम मेरे हिसाब से 60% तो कम से कम नौकरियाँ जो हैं वो लोकल लोगों को मिलनी चाहिए। इसमें उनको मौका मिलना चाहिए जो रेगुलर स्टाफ है। पर जो 40% जो हेड है, जो रिसर्च का और जो मेन क्लास रूट, वो तो अब ग्लोबल हो जाएगा। तो या तो आप 50-50 कर दीजिए, कोई बात नहीं। पर ऐसा है कि इस तरह की चीज़ें अगर होने लगी गोवा में कि इसको प्लस ITS को जोड़ा जाए, तो गोवा से बढ़िया कोई लोकेशन है नहीं देश में। तो ये एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैं देखा हूँ गोवा के लिए मुझे एक सोल्यूशन देना है, तो ये सोल्यूशन है मेरा। और इससे कि क्या होगा, न तो वातावरण ना एनवायरनमेंट, उनकी बातें, उसके बिगड़ने की बात कम आएगी, क्योंकि माइनिंग में वो बातें हो रही हैं। बाकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वो बात हो जाती है। गोवा बड़ा इको सेंसिटिव जोन है, उधर के लोगों को नौकरी भी चाहिए, उनको एंगेजमेंट भी चाहिए, कंटिन्यूसली काम भी करना है। बाकी तीसरी जगह है, अभी तो गोवा का जो पर कैपिटा बना हुआ है, जितनी मैंने रिसर्च करी वो ज़्यादा कि हर परिवार से कोई ना कोई बाहर गांव गया हुआ है, मतलब ओवरसीज़ में है। तो NRIs ही गोवा को बचा रहे हैं। पर अब वो भी कहाँ अपने रिश्तेदारों को देखें, उनके कहाँ ख्याल करें, क्या करें। और एक एरिया बड़ा इंटरेस्टिंग, गोवा कुड बी इंडियाज़ बिगेस्ट हेल्थ केयर सेंटर। दैट मीन्स अगर हेल्थ टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, जैसे केरल ने किया, तो गोवा बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। और मैं इसको हेल्थ के अलावा नहीं देखता हूँ, हेल्थ प्लस मेडिकल टूरिज्म। सो गोवा को अपनी टूरिज्म को भी अलग ढंग से देखना पड़ेगा। हेल्थ प्लस मेडिकल टूरिज्म, जो हाई वैल्यू टूरिज्म आती है, उसके अंदर गोवा बहुत आगे जा सकता है। जैसे अगर किसी को हार्ट ऑपरेशन करना है, तो हार्ट ऑपरेशन तो आप कहीं भी करवा सकते हैं, पर अगर आप गोवा जाके अच्छे से एक रिसोर्ट में रहें और रिजनेबल कॉस्ट पे रहें, बहुत सस्ता भी नहीं पर एकदम अच्छा माहौल में रहें, आपके रिश्तेदार भी रहें आसपास, और आपकी हार्ट सर्जरी जो है वो गोवा में हो सकती है। उस तरह की फैसिलिटीज़ हो सकती हैं। दूसरी, डेंटल सर्जरी, बहुत सारी एरियाज़ हैं जो आपके एरिया में, मतलब गोवा के लिए बहुत बड़ी अच्छी परिस्थिति है कि वो एक माहौल भी दे सकता है। और ये सारे जो आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं या मेडिकल टूरिज्म है, ये विश्व के किसी भी इलाके से 1/3 कॉस्ट पे हो सकता है और बहुत बढ़िया ढंग से हो सकता है। तो गोवा इसकी तरफ ज़रा नज़र डालेगा। गोवा के जो लोग हैं, गोवा के जो बुद्धिजीवी हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो अगर इसको देखना शुरू करें तो इनका बड़ा भला होगा। और मैं गया गोवा क्योंकि कारण हमारे को बहुत बढ़िया एक एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उसके अलावा वो NSUI के भी प्रेसिडेंट थे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट्स में थे, और इंडियन यूथ कांग्रेस के भी यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। उनका नाम है डॉक्टर अशोक तंवर। और ये इनका मतलब क्या कहने, बड़े यंग आदमी है, लेकिन डॉक्टरेट है और PhD हैं एग्रीकल्चर में। और मैं इनसे जब मुलाकात करने के बाद काफ़ी इम्प्रेस हुआ। और इन्होंने मुझे गोवा में बुलाया क्योंकि वहाँ पर एक अलग टाइप की लॉन्च थी ऑफ अ इंस्टीट्यूशन कॉल्ड इंडियन पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स एंड इलेक्शन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन। इसका नाम था, करेक्ट नाम ये है, इंस्टीट्यूशन फॉर पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। वो पहले पार्ट जो है पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योरशिप, उस पर बहस भी हुई है, उन्होंने किस लिए किया है और क्यों रखा है, वो अपनी जगह है। पर भी पॉलिटिशियन, अब देखिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योर ही हो गए ना एक तरह के। पॉलिटिक्स भी एंटरप्रेन्योरशिप से कई पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इसलिए उसकी मैं ना तो क्रिटिसिज्म करूँगा ना उसको फुल रूप से सपोर्ट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं हाइब्रिड है। पर ये बात है। बट दूसरा पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन मैनेजमेंट। अब इलेक्शन प्रोसेस और लड़ने का प्रोसेस एक पूरा एक साइंस बनता जा रहा है। तो बेसिकली हमने सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स को भी पॉलिटिकल साइंस किया, तो इंटरेस्टिंग था। इसकी लॉन्च में मैं एक स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर था, तो मैं उसमें गया था। और वो कैलाश सिंह जी ने इसको लॉन्च किया है, उनकी वो चेयरमैन है इसके, तो नामी आदमी हैं और एक्स जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में के एलमस रहे हैं और बहुत बढ़िया बम्बई में रहते हैं। तो इनका लॉन्च किया हुआ था, उस फोरम में मैं गया था
पर इनवाइट मुझे किया था डॉक्टर अशोक तंवर ने। तो तब मैं गया तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी। उसके अलावा मैंने 2-3 चीज़ें और पाई। हम रहे तो सारे रहे सिडाडेड गोवा में, प्रॉपर्टी वो चार्ल्स कोरिया उस ज़माने में हमारे मित्र होते थे, बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट थे। वो नहीं रहे, 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई ऐसा सुना मैंने, पर मिल नहीं पाए इन समय में कोरोना के टाइम पे। बहुत बढ़िया आर्किटेक्ट है, अब उसमें रहे बढ़िया, वो ताज उसको मैनेज करता है। उसके अलावा ताज कन्वेंशन सेंटर में सारा प्रोग्राम हुआ। मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व करी मैं आपको बता सकता हूँ। इस वक्त सर्विस क्वालिटी ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो कहें तो है ही नहीं, क्योंकि उनके पास स्टाफ की भी कमी है। एक तरफ तो नौकरियां नहीं मिल रही है, एक तरफ स्टाफ कमी है। स्टाफ का मतलब बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि जितने हैं वो लोएस्ट कॉस्ट पे चलाना है। ARR जिसको हम कहते हैं एवरेज रूम रेंट, वो काफ़ी कम हो गया है। और अगर किसी के पास 100 रूम्स हैं तो 50 रूम भरने में दिक्कत हो रही है। तो 50% ऑक्यूपेंसी या उसके कभी कभी नीचे भी जाती है, वीकेंड में बढ़ जाती है। तो गोवा जैसी जगह पे वीकेंड डेस्टिनेशन हो जाता है, आजकल फ़्लाइट्स मिलती हैं तो उसके हिसाब से। तो एक तरह से लॉन्ग टर्म टूरिस्ट तो नहीं मिल रहा है, वीकेंड मिल रहा है। रेगुलर जो बिज़नेस है वो थोड़ा काफ़ी मार खा चुका है। ऊपर से प्रोटोकॉल है कोविड का, ट्रैवल करने का। किसी ने एक वैक्सीन लगाई हुई है तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि उसको फिर RT-PCR टेस्ट कराना है। RT-PCR टेस्ट कराने के लिए भी बड़ी दिक्कत है। टेस्ट कराओ, उसका रिज़ल्ट कम से कम 24 घंटे में मिलता है। तो इसलिए उसका मिलना, फिर उसका लास्ट करना, अगर कोई ट्रैवलर उसको ट्रैवल करे आगे तो वो तीसरे दिन उसकी एक्सपायर हो जाती है, फिर उसको दूसरे शहरों में फिर RT-PCR के पीछे भागना है। तो सरकार इस सब चीज़ों को ज़रा समझना शुरू करे। और मेरी नज़र में अगर किसी ने एक भी वैक्सीन लगाया हुआ है और उसके कोई सिम्टम नहीं है, मेरे हिसाब से उसको ट्रैवल करने देना चाहिए। सेकेंड वैक्सीन की बात करनी नहीं चाहिए इनको। सेकेंड वैक्सीन जब लगेगी लगेगी, क्योंकि आज देखिए परिस्थिति क्या है, दूसरी वैक्सीन मिलने नहीं रही है। जहाँ जाओ वैक्सीन की वेट है और पैसा दे के नहीं मिल रही है। मतलब फ्री की बात छोड़ दीजिए, पैसा देने मिल नहीं रही है। तो ये हालत है वैक्सीन की। महाराष्ट्र में भी ये परिस्थिति है, मैं दिल्ली में पूछ के आया हूँ, वहाँ भी ये परिस्थिति है। अब हमने तो रशियन वैक्सीन स्पुतनिक लगा ली, अब दूसरा हमारा डोज कल हो जाएगा, तो हमें उसी पे ट्रस्ट है, वो ठीक है, हमारा काम हो गया। लेकिन एक जनरल बोलता हूँ कि RT-PCR फिर कराना और उसके ऊपर खर्चा करवाना, तो ये लोगों के ट्रैवल के लिए, बहुत लोग ट्रैवल में इन्हीं बातों से आगे जा नहीं रहे। बिज़नेस का माहौल नहीं बन रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार को प्रोटोकॉल की आवश्यकता करके कि भाई मास्क वास्क लगवाओ, ये करो, और अगर कोई सिम्टम नहीं हो, एयरपोर्ट पे नहीं हो, तो ट्रैवल अलाउ करना चाहिए। इतना तो रिस्क लेना बनता है। सभी सरकारों को एक साथ सोचना पड़ेगा, ये अब इस प्रकार से नहीं हो सकता। और मेरे हिसाब से ये मंदिरों शंदिरों को भी खोल देना चाहिए, और प्रोटोकॉल से खोलें हर चीज़ को। क्योंकि जैसे आप होटल इंडस्ट्री में लोगों को अब प्रोग्राम करने दे रहे हैं, हम जिस प्रोग्राम में गए वहाँ पर 150 आदमी 200 आदमी थे हॉल के अंदर। जब शाम को पूरी इवेंट हो रही थी, पूरे दिन कॉन्फ्रेंस चला, तो कॉन्फ्रेंस में 100 लोग थे और शाम को 200 लोग हो गए, पूरी पार्टी हुई। तो कौन सा वहाँ पर कौन से महामारी फैल गई, कौन सा क्या हुआ? तो अगर कंट्रोल वे में किया जाए, सब कुछ अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से किया जाए और समझ के किया जाए, तो मेरे हिसाब से बिजनेस वापस आ सकता है। भारत का निजात तब होगा जब हम ये पश्चिमी देशों के हिसाब से ना जाएं, और इनकी जो हवाई किले जो इन्होंने बनाए हैं और इन्होंने डर पैदा किया है, उस डर से हम दूर जाएं और ये समझें कि कोविड कंट्रोलेबल है। और एक तरह से एसिम्प्टोमेटिक होते होते कई लोगों की ऑटो इम्यूनिटी भी आ चुकी है, और ये 18 से 40 के लोगों को, 18 से 40 साल के लोगों को वैसे भी उतना दिक्कत नहीं है, उनको कुछ डरना नहीं चाहिए। ये उसके ऊपर के लोगों को जिनको लगाना था लगा दिया, और अब जब आएगा कोई अच्छी जेन्युइन वैक्सीन बनेगी, क्योंकि मैं आज भी कहता हूँ ये mRNA, DNA, वेक्टर बेस और इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन, ये वैक्सीन नहीं है, ये तो केवल एक थेरेपेटिक प्रोफाइलेटिक इंजेक्शन है, और इनकी लिमिटेड इम्यूनिटी है। और ये जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी वो इतनी तगड़ी नहीं होगी जो नेचुरल इम्यूनिटी होगी, उसके टक्कर की नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ वैक्सीन्स हैं, जैसे रशिया की स्पुतनिक है, ये हाइब्रिड वैक्सीन्स, और इनकी रिसर्च बहुत बढ़िया है, तो ये अच्छी हैं। पर अभी भी सवाल है भारत के दोनों वैक्सीन पे, मेरा सवाल है, ये बिल्कुल उस कैटेगरी की नहीं है और ये प्रोटेक्शन नहीं दे रही। और हमें चाहिए कि हम दुनिया भर के और वैक्सीनों को मेहनत करने दें, और जो वैक्सीन सही होगी वो बेसिकली रिकॉम्बिनेंट टेक से बनेगी, तो वो सही वैक्सीन निकलेगी। पर उसको निकलने में समय लगेगा, 2022 तक इस तरह की वैक्सीन भी आ जाएंगी मार्केट। हम भी कुछ इसी तरह की वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, पर हमने ऐसा नहीं किया कि हमने वैक्सीन पर नहीं माना, ऐसा नहीं है। हमको स्पुतनिक ठीक लगा, हमने रशिया की वैक्सीन लगा ली, और रशिया ने अच्छा काम किया, हमको लगा अच्छा, और हमें विश्वास है हम लोगों ने लगाया। मेरे हिसाब से दूसरे भी सोचें और लगाएं, बिल्कुल जो मिल रहा है उसको लगाएं, पर
थोड़ा सोच समझ के जाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर एक वैक्सीन लगने के बाद भी सरकारें कह रही हैं कि कोई गारंटी नहीं है, उसके बाद भी 1-1 साल की बात हो रही है। करंट जो जिनको थेरेपेटिक इंजेक्शन को वैक्सीन बना के हम कह रहे हैं उनको लगा रहे हैं, ये सवाली हिसाब है। मैक्सिमम 6 महीना, 8 साल, 1 साल, और हम वेट कर रहे हैं लक के ऊपर कि भाई ये आगे फैलेगा नहीं। और सही बात है, कोई थर्ड वेव, फोर्थ वेव की बात हो रही है, तो मैं सबको कहना चाहता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ कि कोई थर्ड या फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव है। भारत की इम्यूनिटी लेवल्स, भारत के लोग दिखने में, क्षमता से, शक्ति में अजीब लगते हैं, लेकिन इनके लिए इनको कॉशन रखना है, केयरफुल रहना है, क्योंकि कोई भी अगर हैवी फ्लू आ जाए वो कन्वर्ट हो सकती है, या वो उसके सिम्टम अगर उस तरह के, तो अब डर लगने लगा है लोगों को। कोल्ड फ्लू से, सीजनल फ्लू से भी लोग डर रहे हैं, पर भय से ज़्यादा मृत्यु कहीं नहीं होती। भय नहीं चाहिए, प्रोटोकॉल फॉलो करें, बिल्कुल जहाँ वैक्सीन ठीक ठाक मिले वो लगा लें, ठीक है। जो वैक्सीन अभी तो देखिए स्पुतनिक वैक्सीन भी अवेलेबल है, और मेरे हिसाब से बाकी भी बड़ी बड़ी कंपनियों की जो इफेक्टिव ज़्यादा हैं, 90% के ऊपर इफेक्टिव वैक्सीन अगर आ गई तो वो डेफिनेटली यूज़फुल रहेगी। लेकिन अगर किसी को एक डोज भी लगी है और उसके कोई सिम्टम नहीं है, मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि उनको भी ट्रैवल, मूवमेंट और ये सब अलाउ किया जाए। अदरवाइज़ ये तो त्रिशंकु होगा। एक तो आपको वैक्सीन की लॉट्स आ नहीं रही हैं, और आप तिरुपति में जो नाई बाल आधा काट देते हैं, आधा काट के दूसरे पे चले जाते हैं, सबको आधा काट के रख देते हैं, फिर बाद में देखेंगे बाकी आधा बाल कब काटना है, वो हिसाब ना करें। सबको 2-2 वैक्सीन लगाने का इंश्योर करें, जब लगे तो जाएं आगे। लेकिन अभी की जो परिस्थिति, सबको एक-एक लगाया जा रहा है, तो फिर आप वो भी माने, चलो सबको एक-एक तो मिल गया, एक-एक वैक्सीन पे भी आप मानिए कि इम्यूनिटी सब्सटैंशियल टेम्पररी तो बनी जाएगी, जो 6 महीने 8 महीने आपको करना है। तो इसलिए उन लोगों को ट्रैवल करने दिया जाए, उनको बिल्कुल चेक करें, सिम्टम चेक करें, अदर थर्मल स्कैनर्स लगाएं, देखें। अगर सिम्टम्स नहीं है तो वो पैसेंजर जाएगा, सिम्टम होगा पैसेंजर घर जाएगा। लेकिन जब तक हम इस तरह की नई प्रोटोकॉल को नहीं लाएंगे, ना एयरलाइन इंडस्ट्री उठेगी, ना ट्रैवल इंडस्ट्री उठेगी, ना हॉस्पिटैलिटी ट्रेड उठेगा, और ये सब ना उठने से बाकी भी बिजनेसों का नुकसान होता है। तो ये मैं आज सबके सामने रखना चाहता था, और ये बात मैं कहना चाहता था। वर्ल्ड टूरिज्म डे चला गया, पर सेलिब्रेट करने के लिए कुछ है नहीं। सबके एवरीबडी हैज़ लॉन्ग फेसेस जो कहते हैं। जितनी हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म ट्रेड वाले हैं उनका बहुत बुरा हाल है, और उसमें सबसे बुरा हाल अगर गोवा का ही हो गया तो बाकियों का क्या कहना है। वो ऐसी डेस्टिनेशन थी जहाँ पर कंटिन्यूस टूरिज्म ही उनको सबसे बड़ा रेवेन्यू अर्नर था। अब माइनिंग की हालत ख़राब है तो टूरिज्म ही उनको निजात देगा। तो इसको सोच के सरकार ज़रा सोचे, और केवल गोवा नहीं है, इसमें राजस्थान आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, टूरिज्म केरल तो बहुत बड़ा है टूरिज्म का लोकेशन। तो हर टूरिज्म के लोकेशन के साथ बहुत बुरा होगा। और ऐसा नहीं कि दिल्ली पंजाब में भी टूरिज्म नहीं होता, हिमाचल में टूरिज्म है, उत्तराखंड का टूरिज्म है। तो हर टूरिज्म राज्य की बुरी हालत होगी अगर हम ये अपने ट्रैवल प्रोटोकॉल और इन तरीक़ों के ऊपर काम ना करें और उस पर ना आए। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो भी इस पर नज़र डालें और उस पर सोचें। और बाकी टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी की मंत्रालय हैं, जो राज्यों की भी हैं, स्टेट की भी हैं, वो सारी फेडरल मंत्रालय एक दूसरे से कोऑपरेट करें और एक नेशनल पॉलिसी लाएं, जिससे कि अगर हमें बिज़नेस को रिवाइव करना है तो पहले टूरिज़्म का माहौल ठीक करना पड़ेगा, लोकल डोमेस्टिक टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी को ठीक करना पड़ेगा, इनको वापस राइज पे लाना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आज का शो आपके समक्ष ख़त्म करता हूँ। मैं प्रोफेसर अय्यर, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष अटल जनहित पक्ष, अटल जी के का स्मरण करके आज आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।